a residential house at rupees 1,50,000 during the year 1996. तो मिस्टर अजहर ने एक रेसिडेंशियल हाउस खरीदा है 1996 में 1.5 लाख। ही पेड एडिशनल एक्सपेंडिचर फॉर रुपीज 15,000। 15,000 का एडिशनल एक्सपेंडिचर भी किया मकान। 1.5 लाख का मकान खरीदा और उसके पीछे एक ही साल में और एक्स्ट्रा कैपिटल एक्सपेंडिचर एडिशनल एक्सपेंडिचर यानी मान लीजिए थोड़ा रिपेयरिंग वर्क करवाया हो, 15,000 का खर्चा किया। ये दोनों मैटर जो आपको दी हुई है 1996, 1997, both the information is before 1/4/2001, ये माइंड में रखना है। ऑन 1/4/2001 अभी हमारा बेस ईयर वाला डेट आया। ऑन 1/4/2001 द मार्केट वैल्यू ऑफ द हाउस इज गिवन टू यू 2,50,000। तो अब हम ये दोनों प्राइस को ऐड करके इसके साथ कंपैरिजन करके जो ज़्यादा वैल्यू होगी उस वैल्यू को ध्यान में लेके इंडेक्स कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन का वैल्यूएशन तो नीचे करेंगे डिटेल में, मैं आपको और डिटेल में समझाऊंगा। फिर एडिशनल, पहले हम डिटेल देख रहे हैं क्या दिया। एडिशनल कैपिटल एक्सपेंडिचर पेड रिगार्डिंग द हाउस ड्यूरिंग द ईयर 2006-07 3,25,000, ड्यूरिंग द ईयर 11-12 4,46,000। ऐसी इंफॉर्मेशन। दो एडिशनल एक्सपेंडिचर भी किए हैं, लेकिन ये दोनों का साल देखो आप 1/4/2001 के बाद है। इन दोनों का सेपरेट कैलकुलेशन होगा। ये दोनों एक कॉस्ट ऑफ इम्प्रूवमेंट है, मकान के पीछे कुछ और खर्चा किया गया है। टोटल 3 बार किया गया है। एक बार 1997 में किया गया है, लेकिन ये 1/4/2001 से पहले का है और तब का तो मेरे पास इंडेक्स भी नहीं है, समझ में आ रहा हो। 2006-07 सर इंडेक्स है, इसका मैं वैल्यूएशन अलग से कर सकता हूँ। 2011-12 सर इसका भी इंडेक्स है, मैं इसका भी वैल्यूएशन अलग से कर सकता हूँ। और ये दोनों एक्सपेंडिचर 1/4/2001 के बाद के हैं, तो मैं इसको सेपरेटली कैलकुलेट कर सकता हूँ। दोनों की डेट भी अलग अलग है, सेपरेटली कैलकुलेट, मर्ज करके नहीं करना है, मिक्स कैलकुलेशन नहीं करना। On 1/1/2020 the above house was sold at rupees 30,80,000। पुराना जो मकान है जो 1.5 लाख में खरीदा गया था, ओ हो 1.5 लाख का मकान 30 लाख में बेच दिया, 30,80,000। जबरदस्त। 25 साल में इतनी रकम मिल गई। ऑन 1/2/2020 न्यू इन्वेस्टमेंट किया गया, नया मकान खरीदा 7 लाख, यानी पुराना मकान बेच के, यानी 54 का फायदा मिलेगा, एग्जम्पशन का फायदा मिल सकता है, सारी कंडीशंस फुलफिल होती है। तो आपको इंडेक्स दिए हुए हैं, आपने एग्जम्प्टेड, एग्जम्प्टेड का मतलब क्या है, टैक्स फ्री कैपिटल गेन। हम जो है पूरा स्टेटमेंट बना रहे हैं, उसमें दो ही चीजें ढूंढनी होती है। एक है एग्जम्पशन वाला अमाउंट, पिछले सम में एग्जम्पशन क्या था 9,90,000 सम में दिया हुआ ही था, हमें एग्जैक्टली टैक्सेबल ढूंढना होता है, वो हमने ढूंढा। यही दो चीज फाइनल करनी होती है, एग्जम्पशन कितना मिलेगा, तो पूरा मिलेगा। यहाँ पे टैक्सेबल कितना आया 3,63,000। यहाँ पे आपको एग्जम्प्टेड कैपिटल गेन यानी टैक्स फ्री सेक्शन 54 के हिसाब से कितना होगा, 7 लाख मिलेगा या उससे कम मिलेगा, कितना मिलेगा, मिलेगा भी कि नहीं मिलेगा, ये सब फाइनल करना है। तो चलिए, इसमें भी एक ही मकान दी, एक ही प्रॉपर्टी दी हुई है, हाउस प्रॉपर्टी, तो इसी स्वरूप में स्टेटमेंट बनाएंगे। चलते हैं सम की ओर। सम इतना ईमानदार है, सामने से स्पष्ट बोल रहा है कि आपने सेक्शन 54 के हिसाब से वैल्यूएशन कर, तो वैसे ही आपने हेडिंग देनी है, स्टेटमेंट ऑफ टैक्सेबल कैपिटल गेन ऑफ मिस्टर अजहर। बजा दो बजर, प्रीवियस ईयर लिख देना है, असेसमेंट ईयर लिख देना है, फॉर्मेट रेडी कर देना। अब आप अच्छे से जानते हैं फॉर्मेट आपको धीरे धीरे बाय हार्ट हो जाएगा, धीरे धीरे मेरी स्पीड बढ़ती जाएगी, आप भी थोड़ा स्पीड के हिसाब से चलिएगा। चलिए, सबसे पहली एंट्री, धीरे धीरे आपको फॉर्मेट 100% मेमोराइज हो जाएगा। सबसे पहली एंट्री सर सेल्स प्राइस की आएगी, सेल्स कंसीडरेशन की आएगी, पुरानी एसेट जो बेची गई है उसकी एंट्री आएगी सर। तो चलते हैं सेल्स कंसीडरेशन की ओर। तो सेल्स कंसीडरेशन फ्रॉम रेसिडेंशियल हाउस, कितनी चकाचकी, कितनी कैश मिली है, कितनी प्राइस मिली है सर, पूरी 30,80,000 लिख देंगे। अच्छी बात है, कितनी रकम मिली। अब ये रकम जब मिली है, कोई खर्चा, कोई ब्रोकरेज, कोई सेलिंग एक्सपेंस, कोई ट्रांसफर चार्जेस वगैरह वगैरह नहीं सर, ऐसे तो है नहीं, लेकिन फिर भी हम दिखा देते, एंट्री दिखा देते। तो सर उसकी एंट्री ले लेते हैं, एनी ब्रोकरेज एक्सपेंसेस और एनी चार्जेस, सब में अगर दी हो तो ध्यान में लेना, नहीं दिए तो एंट्री तो कर ही दे। सर यहाँ पे आउटर कॉलम में इस रकम को लिख लेंगे 30,80,000,
इसका नामकरण कर देंगे। ये क्या है सर? नेट कंसीडरेशन, नेट सेल्स या नेट कंसीडरेशन। हमने एक एसेट बेची, 25 साल बाद एक एसेट बेची। 1996 में जो एसेट खरीदी थी वही 19-20 के साल में 1/1/2020 19-20 के साल में जो हमारा 31/3/20 को खत्म होता है, तो उसी साल के अंदर हमने इसको बेची है सर। हाँ सर बेची, उसी का हम स्टेटमेंट बना रहे हैं। उसमें से हमें कितना कैपिटल गेन होगा उसका वैल्यूएशन कर रहे हैं। तो नेट कंसीडरेशन हमारा फाइनल हो गया 30,80,000। जनरल डिडक्शन के बाद अगर आगे बढ़ रहे हैं हम स्पेसिफिक डिडक्शन पे चलेंगे। दोस्तों यहाँ स्पेसिफिक डिडक्शन लेते हैं ध्यान में। पहला स्पेसिफिक डिडक्शन हर सम में 99% होगा। इंडेक्स कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन का कैलकुलेशन जनरली 99% आपने करना है, वो आना ही चाहिए। अब यहाँ पे इंडेक्स कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन का वैल्यूएशन समझना बहुत जरूरी है। हम कैसे इसका वैल्यूएशन करेंगे, हम इसको कैसे कैलकुलेट करेंगे वो समझना जरूरी है। तो उस पर चलते हैं सर। तो पहला डिडक्शन उसके कैलकुलेशन पे चलते हैं। तो सर उसके वैल्यूएशन में पहले हम थोड़ा रूल्स देख लेते हैं। रूल्स कैसे हैं, रूल्स आप लिख भी लीजिएगा। एक रूल्स आपने लिखा हुआ है पहले लेक्चर में। सेकेंड रूल जो मैंने यहाँ 2 रूल रखे हैं। दूसरा रूल आपने ऑलरेडी पहले लेक्चर में लिख लिया है, रिपीट करने की जरूरत नहीं। पर पहला जो रूल मैंने यहाँ लिखा है वो आप जरूर लिखिएगा अपनी नोटबुक में। In case if the house is purchased before 1/4/2001 and if any capital expenditure is made by SAC means taxpayer on such property before 1/4/2001, then such expenses will be added for the valuation of index cost of acquisition। अब समझने की कोशिश करते हैं कि अभी जो हमने सम में इंफॉर्मेशन दी हुई है, सम में इंफॉर्मेशन क्या दी हुई है सर, कि एसेट जो है बिफोर 1/4/2000 वैल्यू की परचेस, मकान जो खरीदा गया पुराना मकान वो 1/4/2001 से पहले की परचेस। कोई प्रॉब्लम नहीं है, पुराना मकान 1/4/1 से पहले की परचेस है तो कोई गुनाह नहीं कर दिया, लेकिन उसके रूल्स है, रूल्स ध्यान में लेके वैल्यूएशन कर। अगर 1/4/1 से पहले का मकान है तो उसका जो कॉस्ट प्राइस है वो ध्यान में लेंगे। कॉस्ट प्राइस के साथ साथ अगर उसमें कोई कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट, कोई सुधारा वधारा किया है मकान के ऊपर, कोई खर्चा किया गया 1/4/2001 से पहले ही, तो हम क्या करेंगे, परचेज प्राइस प्लस कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट यानी एडिशनल एक्सपेंसेस, ये दोनों को ऐड कर देंगे और इसकी रियल ओरिजिनल कॉस्ट प्राइस कितनी हो जाएगी, अब 1,65,000 हो जाएगी। क्यों ऐसा कर रहे हैं, क्योंकि ये एसेट 1/4/2001 की पहले की परचेज है और वैसे भी मेरे पास इसका इंडेक्स नहीं है। हमारा मिनिमम इंडेक्स 2001-2 से स्टार्ट होता है, बेस ईयर 100 है। अभी का वैसे भी मेरे पास इंडेक्स नहीं है। अगर मुझे वैल्यूएशन करना भी होगा तो मैं मिनिमम इंडेक्स का उपयोग करके ही करूंगा। 100 मार्केट प्राइस 2.5 लाख है। अब मुझे क्या करना होगा, 1,65,000 का कंपैरिजन 2.5 लाख से करना होगा। Whichever is more will be taken for the valuation of index cost of acquisition। अगर कोई एसेट 1/4/1 से पहले की परचेज की हो तो आपने क्या करना है, उसकी परचेज प्राइस प्लस उस पे जो खर्चा 1/4/2001 से पहले का किया है वो ऐड कर देना है और फिर उस प्राइस को हम मार्केट वैल्यू से कंपेयर करेंगे। दूसरा रूल, उस ओरिजिनल कॉस्ट को हम मार्केट वैल्यू से कंपेयर करेंगे, जो हायर होगी उसके बेसिस पे हम इंडेक्स कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन का वैल्यूएशन करेंगे। तो अब हम आगे चलते हैं, कैलकुलेशन कैसे होगा उस पर चलते हैं। तो मैंने जैसे आपको कहा पूरा वैल्यूएशन आपके सामने रख दूंगा तो आपको ज्यादा समझ में। चलिए, इंडेक्स कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन का वैल्यूएशन कैसे होगा इस समय, जैसे हम फॉर्मूला लिखते हैं वैसे ही हमें ढूंढना क्या है, ओरिजिनल कॉस्ट ऑफ हाउस। मैंने यहाँ स्पष्ट लिखा है मकान कब खरीदा गया है, ये आपको ध्यान में रखना है, बिफोर 1/4/2001। तो परचेज प्राइस ध्यान में लेनी होती है
खाली परचेज प्राइस दी होती तो मैं वो लिख लेता, लेकिन कुछ एक्स्ट्रा खर्चा भी किया गया जो 1/4/2001 से पहले का है, तो वो ऐड कर देना। उसके बाद वाला ऐड नहीं करना है। 2006-07 का भी एडिशनल एक्सपेंडिचर दिया हुआ है, 11-12 का भी दिया हुआ है, वो नहीं लेना है। बिफोर 1 का हो 2001 का तो ही ध्यान में लेना है, ऐड कर देना है। किया, उसके बाद फेयर मार्केट वैल्यू लेंगे जो 2.5 लाख है। अब हम क्या करते हैं, हमारा दूसरा रूल क्या कहता है, इफ द एसेट इज एक्वायर्ड मींस परचेज्ड बिफोर 1/4/2001, तो यहाँ तो वैसा ही है, 1996 की खरीदी है, बिफोर 2001 की है। हम क्या करेंगे, ओरिजिनल कॉस्ट विल बी कंपेयर्ड विद मार्केट प्राइस, व्हिच एवर इज हायर विल बी टेकन। सर मैंने यहाँ डिसाइड कर लिया मैं कौन सा वैल्यू पे लूंगा ध्यान में कैलकुलेशन के लिए, सर मैं 2.5 लाख का वैल्यू लूंगा। तो मैंने कौन सी प्राइस पे वैल्यूएशन करनी है, फॉर्मूला में वो लिखूंगा, मैं मार्केट वैल्यू पे लूंगा। जो ज़्यादा है वो हमारी राधा है सर। तो 165 में से कंपैरिजन में 2.5 लाख के कंपैरिजन में मैं 2.5 लाख लूंगा। तो इंडेक्स कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन का फॉर्मूला बनेगा मार्केट वैल्यू मल्टीप्लाई बाय करंट कॉस्ट इन्फ्लेशन इंडेक्स 19-20 वाला इंडेक्स अपॉन कॉस्ट इन्फ्लेशन इंडेक्स 2001-2 का। मार्केट प्राइस कब की दी हुई है, 1/4/2001, तो 1/2 का इंडेक्स लूंगा 100। तो मेरा वैल्यूएशन कैसे होगा, 2,50,000 जो मार्केट प्राइस है वो ली, मल्टीप्लाई बाय 289 हमारा आज का इंडेक्स अपॉन 1/2 का इंडेक्स 100 है। वैल्यूएशन हो गया, आंसर है 7,22,500। अब मैं उसकी एंट्री यहाँ पे लिखूंगा, इनर कॉलम पे मैं इसकी एंट्री दूंगा 7,22,500 की एंट्री हो गई। ये पहला डिडक्शन, यहाँ पे बहुत सारी इंफॉर्मेशन थी पहले डिडक्शन से जुड़ी हुई, सब ध्यान में लिया और फाइनल किया। अब मैं दूसरे डिडक्शन पे चलूंगा। दूसरा डिडक्शन इस सब में आएगा क्योंकि वैसी इंफॉर्मेशन इस सब में दी हुई है। यहाँ पे 2 बार अलग अलग तरीके से वैल्यूएशन किया गया है, मीन्स खर्चा किया गया है। 2006-07 में एक बार मकान के ऊपर खर्चा किया गया है जिसे हम कॉस्ट ऑफ इम्प्रूवमेंट कहते हैं। ये 1/4/2001 के बाद किया गया है 6-7, इसका हम सेपरेट कैलकुलेशन करेंगे। 1/4/2001 से पहले का खर्चा हो एक्स्ट्रा खर्चा तो हम परचेज प्राइस में ऐड करते हैं जैसा अभी किया, लेकिन 1/4/2001 के बाद अगर हम कोई खर्चा करते हैं मकान के पीछे, एडिशनल एक्सपेंडिचर करते हैं, तो वो अलग से कैलकुलेट होगा विद द हेल्प ऑफ इंडेक्स। जिस साल में खर्चा किया गया उस साल का इंडेक्स यूज करके। तो 6-7 है तो 6-7 का इंडेक्स यूज करेंगे, दूसरा खर्चा 11-12 में तो वो 11-12 का इंडेक्स यूज करके। तो हमारा अगली एंट्री किस बेसिस पे होगी, वैल्यूएशन इंडेक्स कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट की एंट्री देंगे और इसमें पहले मैं कौन सा वैल्यूएशन करूंगा, 6-7 का कैलकुलेशन करूंगा कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट। वो कैसे होगा आगे देखते हैं। तो अगली एंट्री पे चलते हैं, इंडेक्स कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट पे आते हैं। तो मैं लिखूंगा इंडेक्स कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट, सेकंड कैलकुलेशन पे चलते हैं, 2A करके लिखेंगे क्योंकि 6-7 का पहले वैल्यूएशन करेंगे। इंडेक्स कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट इसका फॉर्मूला है सर, कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट मल्टीप्लाई बाय करंट कॉस्ट इन्फ्लेशन इंडेक्स यानी 19-20 वाला अपॉन जिस साल में खर्चा हुआ उस साल का इंडेक्स, 6-7 का इंडेक्स लेंगे। तो खर्चा कितना हुआ था 6 साल के अंदर, 6-7 साल के अंदर 3,25,000 मल्टीप्लाई बाय आज का इंडेक्स 289 अपॉन 2006-07 का इंडेक्स सब में दिया हुआ है, मैं मन से नहीं लिख रहा हूं, यहाँ पे सब में दिया हुआ है 122 नंबर दिया हुआ है, 122 इंडेक्स का यूज करेंगे। तो इसका यूज करने के बाद हमें जो रकम मिल रही है वो आ रही है 7,69,877। वैसे ही दूसरा वैल्यूएशन भी कर लेते हैं फिर एंट्री देख लेंगे। 2 बार खर्चा किया गया मकान के पीछे, जैसे गर्लफ्रेंड के पीछे होता है 2 बार खर्चा, कभी कभी हो जाता है, वैसे ही मकान के पीछे 2 बार खर्चा, फायदा लेंगे, पूरा पूरा फायदा लेंगे। 2B के हिसाब से दूसरा वैल्यूएशन 2011-12 में एक और बार कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट का वैल्यूएशन बनता है, एडिशनल खर्चा किया गया मकान के पीछे, फायदा लेंगे। फॉर्मूला सेम टू सेम पैटर्न का है, सिर्फ साल बदल जाएगा, नीचे पैटर्न वही रहेगा। कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट की जो रकम है वो लिख देनी है, सब में दी हुई है 4,46,000 मल्टीप्लाई बाय आज का इंडेक्स जो फिक्स है 289 अपॉन
11-12 का इंडेक्स जो सम में दिया हुआ है 184, तो रकम आ जाएगी 7,05,11। तो ये दोनों वैल्यूएशन कंप्लीट हुआ। 6-7 का मुझे कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट, इंडेक्स कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट मिल गया। 11-12 का मुझे इंडेक्स कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट मिल गया। अब मैं इसकी एंट्री करूंगा स्टेटमेंट में। मैं उसकी एंट्री करने जा रहा हूँ। इनर कॉलम में दोनों रकम लिख दूंगा अलग से, और इसी इनर कॉलम की रकम को इन तीन को अब ऐड करके स्पेसिफिक टोटल स्पेसिफिक डिडक्शन आउटर कॉलम में। अब मैं क्या करूंगा सर, अब मैं कैपिटल गेन निकालने की कोशिश करूंगा। कैपिटल गेन कितना होगा, कैसे निकालेंगे कैपिटल गेन? सर कैपिटल गेन कैसे निकलेगा? ऊपर जो नेट कंसीडरेशन आया है, उस नेट कंसीडरेशन जो भी हमारा टोटल स्पेसिफिक डिडक्शन आ रहा है, तकरीबन 21 लाख आ रहा है, वो ऊपर की रकम में से मैं डिडक्ट कर दूंगा, माइनस लेस कर। वो लेस करने के बाद सर अमाउंट आ रही है, कैपिटल गेन आ रहा है 8,87,112। अब ये कैपिटल गेन हुआ है, ये कंफर्म है, पॉजिटिव में है आंसर, कैपिटल गेन है, लॉस नहीं है, कंफर्म हो गया। अब मुझे ये डिसाइड करना है जो गेन हुआ है लॉन्ग टर्म हुआ है या शॉर्ट टर्म। तो उसके लिए मुझे दो डेट देखनी पड़ेगी। कितनी डेट देखनी पड़ेगी? दो ही डेट देखनी। पहली डेट, ये जो मकान बेचा गया है, द हाउस, ओल्ड हाउस सोल्ड, वो कब बेचा गया है? सर 1966 में बेचा गया है, सॉरी खरीदा गया है, परचेस हुआ। ये मकान कब खरीदा गया था, पहले हम ये देखेंगे। कब खरीदा गया सर? 1966 के 1996 के साल में खरीदा। कब बेचा सर? करंट ईयर 1920 में बेचा गया। तकरीबन 25 साल हो गए। कितने साल हो गए सर? होल्डिंग पीरियड, होल्डिंग ड्यूरेशन 25 साल जैसा हो गया अप्रॉक्स, रफली। हमें कितना होल्डिंग पीरियड मेंटेन करना होता है सर हाउस प्रॉपर्टी में? सर 24 में 2 साल मेंटेन करना होता है। यानी 2 साल तक आपने वो एसेट बेचनी नहीं चाहिए परचेज करने के बाद। बेच देते हो तो कोई गुनाह नहीं किया, लेकिन आप 2 साल के अंदर बेच दोगे तो आपको एग्जम्पशन का फायदा नहीं मिलेगा, सेक्शन 54 का फायदा नहीं मिलेगा। वो शॉर्ट टर्म कैपिटल एसेट हो गया, शॉर्ट टर्म गेन पे टैक्स पे करना पड़ेगा 20%, आपको एग्जम्पशन का फायदा नहीं मिलता। इसलिए हमें क्या करना चाहिए, कम से कम 2 साल तक वो एसेट बेचना, कम से कम 2 साल बाद बेचो। तो सर यहाँ पे ये एसेट लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट हुई, और मुझे जो यहाँ गेन प्राप्त हो रहा है सर, वो गेन है लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन। ये डिसाइड करना आना चाहिए। जब तक आप ये डिसाइड नहीं करोगे, अगला स्टेप आप नहीं कर पाओगे, एग्जम्पशन वाला स्टेप आप नहीं कंप्लीट कर पाओगे। अब मुझे सेक्शन 54 की कंडीशंस ध्यान में लेनी है। क्या मुझे सेक्शन 54 का बेनिफिट, मिस्टर अजहर को सेक्शन 54 का बेनिफिट मिलेगा? वन बाय वन कंडीशंस आपको मेमोराइज हो जानी चाहिए। अब हम बाय हार्ट उसको याद करने की कोशिश करेंगे। एग्जम्पशन सेक्शन 54 की एग्जम्पशन कंडीशन, पहली कंडीशन क्या है? द ओल्ड एसेट सोल्ड एंड द न्यू इन्वेस्टमेंट मेड शुड बी मेड ओनली इन रेसिडेंशियल हाउस ओनली। अब आपको बाय हार्ट हो जानी चाहिए, रेसिडेंशियल हाउस का ही ट्रांजैक्शन होना चाहिए। तो सर हुआ है? हाँ सर हुआ है। सिर्फ रेसिडेंशियल हाउस की बात हो रही है पूरा इस सम के अंदर, तो सही है, मोनोपोली है। हाँ सर है। दूसरी कंडीशन क्या है सर? लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट होना चाहिए। जो एसेट बेचा गया है, जो हाउस प्रॉपर्टी बेची गई है, लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट है सर ऐसा? हाँ सर वैसा ही, 25 साल हो गए उसके बाद बेचा है, लॉन्ग टर्म बराबर। तीसरी कंडीशन, 2019-20 के साल में ही एसेट बेचा हुआ होना चाहिए। क्या ऐसा है? हाँ सर ऐसा ही, सही है। एक एक 2020 में बेचा है तो 19-20 सही है सर। तीसरी कंडीशन। चौथी कंडीशन पे आते हैं। चौथी कंडीशन, जो एसेट, न्यू एसेट जो परचेस की गई है, तो क्या वो बेचने के बाद 2 साल के अंदर परचेस की गई है? तो देखते हैं पुराना एसेट कब बेचा, ओल्ड एसेट सोल्ड कब बेचा? 1/1/2020 को बेचा। हाँ सर। नया एसेट जो खरीदा है 7 लाख का, न्यू इन्वेस्टमेंट जो किया है, वो कब किया सर? इसके बाद किया है। हाँ सर, आफ्टर है। सेल्स इज मेड, न्यू परचेस इज मेड आफ्टर सेल्स। तो एक एक 20 को पुराना मकान बेचा, और एक ही महीने में नया इन्वेस्टमेंट, नया मकान कर लिया। हमारे पास कितना समय है नया मकान खरीदने के लिए?
2 साल का, 2 ईयर्स का। तो हमने 2 साल के अंदर नया मकान खरीद लिया, हाँ सर खरीद लिया, चौथी शर्त भी पूरी की, तो चौथी शर्त का भी फायदा नहीं। ये जो नया 5वीं शर्त, नया मकान जो खरीदा है, क्या उसको 3 साल तक मेंटेन किया है, होल्ड किया है, उसको बेचा तो नहीं है? ऐसी कोई इंफॉर्मेशन सबने नहीं दी है, तो उसको नहीं बेचा है मान लेते। 6th कंडीशन, भारत के अंदर ही नया मकान खरीदा हुआ होना चाहिए। द हाउस परचेज मस्ट बी परचेस्ड इन इंडिया ओनली। फॉरेन में परचेज किया होगा तो फायदा मिलेगा नहीं। तो ऐसे भी कोई इंफॉर्मेशन सब में नहीं है, मान लेते हैं इंडियन हाउस है, भारत के अंदर ही परचेज किया गया है। तो सारी कंडीशंस सेटिस्फाई हो रही है 54 की, तो हम फायदा लेंगे। अगली एंट्री होगी लेस एग्जम्पशन अमाउंट एज पर सेक्शन और अंडर सेक्शन 54। अब इन्वेस्टमेंट कितने का है? 7 lakhs का है, और हमारा गेन कितना है? 8,87,000 के आसपास। तो सर 7 lakhs का पूरा फायदा मिलेगा। थोड़ी इन्वेस्टमेंट में कमी हो गई है, कोई बात नहीं, कमी हो गई तो कोई गुनाह नहीं किया है, बाकी की रकम पे टैक्स पे कर देना है, सिंपल। तो हमारी फाइनल एंट्रीज जो अब सब में आएगी, टैक्सेबल लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन, सर आंसर आता है एग्जम्पशन का बेनिफिट लेने के बाद आंसर आता है 1,87,112। इस तरीके से एग्जाम में आपने वैल्यूएशन